पोजीशन एब्सोल्यूट और ठीक है, तो आप सब सही कह रहे हैं। पोजीशन के हवाले से हमने चीजें पढ़ी थी। सबसे पहली जो होती है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक में मैंने बताया था उसको कोई खास काम नहीं होता, और जिस काम के लिए यूज होती है वो डिफॉल्ट है। और उसके बाद जो हमने पढ़ी थी वो रिलेटिव थी, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव में ये चक्कर था कि हम लोग ज़्यादा उसमें कोई फर्क नहीं आता था, लेकिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती थी। सही है। उसके बाद हमारे पास आई पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में पता लगा भाई हम कंटेंट को कहीं भी ले जा सकते हैं, हमारे पास पाबंदी नहीं थी। किसी भी चीज़ को उठा के कहीं भी प्लेसमेंट करा लें तो वो हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट है। उसके बाद हमारी फिक्स आई। फिक्स से हमें ये पता लगा कि कोई भी चीज़ स्क्रीन पे एक जगह पे रोक देनी हो, भले आप स्क्रॉलिंग करते रहोगे लेकिन आपके साथ साथ चलेगी, तो वो कौन सी पोजीशन फिक्स। और सबसे लास्ट कौन सी थी, स्टिकी। स्टिकी में ये हो रहा था कि वो पोजीशन अपनी जगह पे था, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल कर रहे थे तो वो ऊपर अटैच हो जा रहा था, जो कि हमने नेविगेशन बार के लिए इस्तेमाल किया। तो ये था छोटा सा रिकैप, बहुत आसान काम था। आज का जो मेजर टॉपिक है, अच्छा एक मैं चीज आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आप बोर्ड पे देख रहे होंगे जो वेबसाइट्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें एक चीज की कमी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके कंप्यूटर्स में है, तो हम उनको देख नहीं पा रहे। सही है। तो ये कैसे मुमकिन है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक स्टूडेंट अब है, अब उसने ये वेबसाइट अगर बनाई है तो वो उसने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, तो अब ये मुझे उसमें समझ लेंगे कि यूआरएल दे दिया, इस यूआरएल को यूज करते हुए मैं उसकी वेबसाइट कहीं भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये उसकी यूआरएल है। तो अब जैसे ही उसने ये पोस्ट किया तो मुझे आगे क्लाइंट को दिखाना था, तो मैंने क्लाइंट को ये लिंक भेज दिया। सही है। तो आप जैसे कर रहे हैं कि आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग लेते हैं, नॉर्मली कोई भी काम करते हैं और उसको आगे फिर भेज देते हैं, ये भी तरीका सही है, लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं है। स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि आप इस तरह से एक लिंक बनाएं। ठीक है, उसने लड़के ने अपने नाम से बना दिया, तो ये पोस्ट कर दिए। अब भी आप कहीं भी जाके इसको खोलेंगे तो ये लिंक आपकी मिल जाएगी, फ्री होती है। इसका थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज के लिए जो इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज हम लोग डिप्लॉय कर दें, कुछ भी कहीं भी भेज दें, उसको हम कहते हैं फायरबेस। ठीक है, तो फायरबेस क्या बोला है, गूगल पे जाके अगर आप फायरबेस लिखेंगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी, ये firebase.google.com। तो ये रहा जी आपका फायरबेस का मेन पेज। ये फायरबेस क्या होती है, फायरबेस एक गूगल की सर्विस है जो दो चीजें आपको देती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत फीचर्स हैं, लेकिन इसके दो बड़े फीचर्स हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे। पहला है वो इसका डेटाबेस। अब कोई भी चीज आप सेव कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो जाके सेव होगा, जैसे आपका यूजर आके साइन अप हो रहा है। ठीक है, तो अब उसका यूजर नेम, उसका नाम, उसका पासवर्ड कहीं तो सेव हुआ, ये कहाँ सेव होता है, ये एक डेटाबेस में सेव होता है। तो फायरबेस आपको एक डेटाबेस देता है, लेकिन हम ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह ये है कि इसका जो डेटाबेस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट का, आई थिंक 1000 डॉलर्स तक ये आपको फ्री देता है, उसके बाद ये पैसे लेता है। हम नॉर्मली इसको इस्तेमाल नहीं करते, पहले करते थे जब ये फ्री होता था। फिर फ्री नहीं है तो हम इस्तेमाल नहीं करते। सही, हमें मुफ्त की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो हमने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। हम डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनकी एक और सर्विस है जो फ्री है,
वो यही वाली है कि जो ये आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हुई है, सही है। तो ये हम जरूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मुफ्त है और मुफ्त की चीज को कौन छोड़ता है। तो गूगल का अकाउंट आप सबके पास होगा। तो बेसिकली फायरबेस जो है एक अलग कंपनी थी, लेकिन वो गूगल ने इसको खरीद लिया था। तो आपका जो गूगल का अकाउंट है बेसिकली समझ लें वही फायरबेस का अकाउंट है। तो मैं लॉग इन हो चुका हूँ, ये फायरबेस का मेन पेज खुलेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा दोबारा से आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ से किधर कैसे आ गया। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है, मैं गूगल पे गया तो मैंने फायरबेस लिखा, ठीक है। फायरबेस पे मुझे पहली लिंक जो दिखी वो थी firebase.google.com। इधर में आया तो इधर ऊपर मुझे ये लिखा हुआ दिख रहा है गो टू कंसोल। कंसोल बेसिकली आपका डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड हर वेबसाइट पे कोई इसको डैशबोर्ड कहता है, कोई इसको कंसोल कहता है। गूगल इसको कंसोल कहता है और AWS भी इसको कंसोल कहता है। AWS अमेजॉन वेब सर्विस। प्रोग्रामिंग में दो बहुत बड़ी सर्विस है जो इस्तेमाल होती है इस काम के लिए कि आपकी वेबसाइट वो पहली आपकी अमेजॉन है। अमेजॉन का नाम सब जानते होंगे। अमेजॉन जो है ये वाला काम भी करता है, ये क्लाउड सर्विसेज हम इसे कहते हैं। तो क्लाउड पे आपकी वेबसाइट्स को अपलोड करना अमेजॉन का सबसे बड़ा बिजनेस है। अराउंड 60% मार्केट शेयर अमेजॉन का है। उसके बाद आपका जो है गूगल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, डिजिटल ओशन है, ब्लू होस्ट है, इसी तरह से और कुछ सर्विसेज हैं, लेकिन सबसे ऊपर अमेजॉन आता है, उसके बाद गूगल आता है। तो हम इसके गो टू कंसोल जाते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना लें, इसका कोई भी नाम दे दें, माय फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे नीचे आपको कहेगा कि भाई आई एक्सेप्ट द फायरबेस टर्म्स, कंटिन्यू। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स किसी को समझ आता है? हाँ, आपकी गूगल एनालिटिक्स जो है एक सर्विस है जो कि फ्री है, लेकिन अब वो गूगल देता है, गूगल क्यों देता है कि इससे आपका डेटा उसको ताज़ा आ रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन यूजर आए, वो यूजर्स कहाँ से थे, ठीक है, और वो यूजर्स आके आपकी वेबसाइट पे किस किस पेज पे गए। तो ये बेसिकली सारी ट्रैकिंग आपको गूगल बताता है। आपको लग रहा होगा कि बेहतरीन सर्विस है, गूगल अगर मुफ्त क्यों देता है, तो गूगल आप ही का डेटा इस्तेमाल करके उसको बेचता है, उसकी मार्केटिंग अच्छे खासे पैसे लेता है। तो समझ नहीं आई, 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचाने के बाद $100 लेता है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। और जो कंपनियां मार्केटिंग कर रही होती है 1-1 मिलियन लोगों तक अपना ऐड पहुंचाती हैं, तो इनका $10,000 एक दिन का चल रहा होता है, तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अभी इसको हम डिसेबल करेंगे क्योंकि अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। नीचे बैठा था सबसे, हमने इसको डिसेबल कर दिया और हम इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। जब हम क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लग जाएगा। इसी के साथ साथ ये तो काम है वेबसाइट का, जो आपको वेबसाइट पे आप कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और चीज है जो आप लोग को चाहिए होगी, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब ये आपका टर्मिनल है, सही है। अब टर्मिनल से आपको एक्सेस चाहिए क्योंकि आपकी वेबसाइट जो आपके कंप्यूटर में है, तो डिप्लॉय आपको यहां से करनी है, तो आपको चाहिए कि यहां पर आपको फायरबेस लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, कंटिन्यू। तो जी ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। इसको थोड़ी देर में वापस आएंगे हम लोग।
जैसे उसकी हमारा कोई खास हमारा इधर काम होगा नहीं। तो यहाँ पे आप दोबारा लिखेंगे फायरबेस CLI। CLI हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? हम इसी को कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, ये CLI है। तो बेसिकली मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये फायरबेस है अपने कमांड प्रॉम्प्ट से इस्तेमाल करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो मैंने गूगल पे लिख दिया कमांड लाइन इंटरफेस। अभी देखते हैं हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं। तो ये हमारे पास इंस्टॉल नहीं है क्योंकि आपको कंप्यूटर क्या कह रहा है, फायरबेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब हमें इससे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं गूगल पे आया, मैंने गूगल पे लिख दिया फायरबेस CLI। वैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में, तभी मैंने माइक क्लोज किया ताकि आवाज भी आपको क्लियर है। तो फायरबेस CLI मैंने लिखा था, उसमें पहली जो वेबसाइट आई मैं उधर आ गया हूँ, और ये गिटहब की वेबसाइट आई है। गिटहब वो जगह है जहाँ पे नॉर्मली आपका कोड रखा जाता है। तो गिटहब आपको डायरेक्टली ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अच्छा, अब इधर एक और मसला है। यहाँ पे गिटहब तो ये मुझे क्या कह रहा है, इंस्टॉलेशन। किस चीज की इंस्टॉलेशन? फायरबेस की, मेरे कंप्यूटर पे। लेकिन ये क्या कह रहा है, npm इंस्टॉल। ये लफ्ज दिख रहा है? ये जो npm है ना, ये आप लोगों की कंप्यूटर में कमांड नहीं मिलेगी आपको। आप जब npm लिखेंगे तो आपको कंप्यूटर एरर देगा, npm नॉट रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि npm खुद एक सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हैं? एक सॉफ्टवेयर है ही नहीं आपके कंप्यूटर में, तो लाजमी सी बात है आपको क्या आएगा, एरर आएगा। तो अब ये मैं कहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ? इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, जैसे आपको गेम इंस्टॉल करें, लेकिन बस आपको उसका नाम वाम बताना चाहिए। तो आप सबसे पहले गूगल पे आएंगे, लिखेंगे नोड इंस्टॉल या नोड डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैंने क्या लिखा, नोड डाउनलोड। तो जब आप नोड डाउनलोड लिखेंगे तो ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, google.com पे आता है। नोड डाउनलोड, नोड डाउनलोड में मेरा पहला आ रहा है डाउनलोड Node.js। ये Node.js खुद एक पूरी एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आप लोग पढ़ेंगे, लोग पहले HTML CSS पढ़ेंगे, उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के बाद आप रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट के बाद आपका नोड आखिरी कोर्स होगा। ये जो नोड है वो नॉर्मली सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फायरबेस इसको इस्तेमाल करता है आपकी वेबसाइट अपने सर्वर पे भेजने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे काम हैं। तो हम लोग डाउनलोड Node.js को क्लिक करते हैं, तो ये बड़ा आसान सा पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहला क्या लिखा हुआ, विंडोज इंस्टॉलर। यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक कर दें। वैसे ये आपके कंप्यूटर सिस्टम है, पुराने जो कंप्यूटर होते थे वो 32 बिट होते थे, अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं ज्यादातर कौन से 64 बिट। लेकिन 32 बिट नॉर्मली चल जाता है, 32 बिट सब में चलेगा, 64 बिट सिर्फ उसमें चलेगा जिसका सिस्टम 64 बिट हैंडल करता है। सही है, जैसे इसके बाद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप 64 बिट चला लेना, ना चलेगा 32 बिट डाउनलोड कर लेना, सिंपल, ठीक है। लेकिन चल जाएगा क्योंकि ज्यादातर जो न्यू कंप्यूटर्स हैं, कोर पे डाउन तो किसी के पास नहीं है, CDD इंटेल कोर पे डाउन 2004 में आते थे जो कंप्यूटर, नहीं है ना, सही है। कोर पे डाउन उससे पीछे वाले जो कंप्यूटर हैं बेसिकली वो हैंडल नहीं करते, उससे ऊपर वाले सारे हैंडल कर लेते हैं 64 बिट। तो 64 बिट को क्लिक करेंगे तो नीचे से वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। अगर आपको ये दिख रहा है तो दिख रहा है, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये जैसे आप गेम इंस्टॉल करते हैं, ये बिल्कुल वैसे इंस्टॉल होगा। आपने इसको जब इंस्टॉल हो जाए आपने इसको क्लिक करना है, इसका एक विंडो खुलेगा, उसके बाद नेक्स्ट 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 जब तक फिनिश नहीं आता, बीच में कुछ नहीं करना है, आंखें बंद कर दो, बस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। ये से डाउनलोड हो गया, नेट किस्मत से बड़ा अच्छा चल रहा है, वरना नॉर्मल इतनी जल्दी इज्जत से काम करता नहीं है।
ठीक है, तो ये इंस्टॉल होगा और इस तरीके से आपका मैंने क्लिक किया तो विंडोज आ गई, तो आपको बताया गया कि क्या इंस्टॉल करने जा रहा है ये नोड। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा, आपने जस्ट नेक्स्ट 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 दबाते हुए जाना है और जब फिनिश आ जाए तो समझ लें आपका इंस्टॉल हो गया है। अब इसको चेक करना है मैंने कि भाई मेरा सारा काम इंस्टॉल सही हुआ है या नहीं। तो उसका बहुत आसान एक तरीका है, सही है। आप यहाँ पे आके लिखेंगे npm माइनस माइनस वर्जन, npm माइनस माइनस वर्जन। जब आप इसमें एंटर दबाएंगे ना तो ये आपको बेसिकली इसका वर्जन बताएगा। इस वक्त इसका वर्जन क्या है 8.1.2। अगर ये वर्जन बता दो तो मतलब ये सही है, और इसकी जगह पे npm abcd जो भी है तो क्या कह रहा है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल कमांड। ऐसा कोई एरर आ जाए तो समझिए आपकी इंस्टॉलेशन सही नहीं गई, तो मसला हुआ उसको आप दोबारा इंस्टॉल करें। ये npm की ख्वारी हमने काटी क्यों, नहीं npm चाहिए क्यों था, क्योंकि हमने क्या इंस्टॉल करना था फायरबेस। तो ये वाली कमांड डिक्टो कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको गूगल से नहीं उठानी तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, उधर से भी ये कॉपी कर सकते हैं। npm इंस्टॉल -g, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। -g का मतलब होता है कि मेरे पूरे कंप्यूटर में मैं कहाँ भी इसको इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो -g का मतलब है ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब होता है पूरा कंप्यूटर। फायरबेस टूल्स, मैंने एंटर दबाया तो एंटर दबाने के बाद जो है ये अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। चलिए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। सर कोई भी चीज़ आपको नई सीखनी हो ना तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे करते ही हैं, कोड ही कॉपी करके आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस होती है। तो जो बच्चे नहीं करते, अब जैसे आप फायरबेस सीख रहे हैं ना तो आप लिख सकते हैं फायरबेस ट्यूटोरियल, सही है। आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको इसकी कमांड बड़ी इज्जत से मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे फायरबेस ट्यूटोरियल तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल पॉइंट्स हर चीज मिल जाएंगी। यहाँ का फायदा ये है कि आपको कमांड्स मिल जाती हैं, आप जिस कमांड कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, वो बड़ा इसका फायदा होता है। चलें जी, ये हो गया। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसको क्लोज करें विंडो को, क्योंकि आपको इसको रिफ्रेश करना होता है बेसिकली। तो हम ये कमांड दोबारा खोलेंगे और इसकी बाद अब हम इसको चेक करेंगे फायरबेस माइनस माइनस वर्जन। अच्छा, ये थोड़ी देर से लगा ली, इसका मतलब इसको मिल गया है, सही है। तो ये टेंशन नहीं है, फौरी तौर पर लिख देता है ना कि फायरबेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब वो इंस्टॉल नहीं है। लेकिन अभी देखिए इसने क्या बोल दिया 10.2.2, इसका मतलब ये फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है आपके कंप्यूटर में। क्या नहीं किया था, इंस्टॉल नहीं किया था। डाउनलोड नहीं, हाँ अच्छा। अभी तो मैं शुरू से करवा रहा हूँ इस वीडियो में सब कुछ है, टेंशन नहीं ले। जो अगर करवाया था कुछ नहीं करवाया था मुझे याद नहीं है,
लेकिन हमने नोड पहले इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने फायरबेस इंस्टॉल किया। अब फायरबेस आपके पास इंस्टॉल हो चुका है 10.2.2। अब हम फायरबेस की पहली कमांड जो आपकी होती है वो होती है फायरबेस लॉगिन, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे तो फायरबेस इंस्टॉल हो गया, लेकिन उसको कैसे पता लगेगा कि आपका अकाउंट कौन सा है? तो आप क्या करेंगे, फायरबेस लॉगिन। जब आप फायरबेस लॉगिन पे एंटर दबाएंगे तो आगे का काम वो करेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI यूजेज एंड एरर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। वैसे ये यस नो कर दिया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये आपसे बोलना चाह रहा है भाई कोई चीज खराब हो तो मैं क्या इन्फॉर्मेशन आगे भेज दूं? भेज दे भाई, टेंशन नहीं है। अभी ये कोई ब्राउजर खोल देगा डायरेक्टली आपका, ये ब्राउजर क्यों खोलेगा ये आपको समझ आएगी थोड़ी देर में। तो ये इसकी URL है, क्योंकि मेरा अकाउंट इस ब्राउजर में खुला हुआ है तो मैं ये कमांड यहाँ पे चलाऊंगा। मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया। अब ये मुझसे सवाल पूछ रहा है कि फायरबेस CLI वांट्स टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा अलाउ। जब मैं इसको कर दूंगा अलाउ तो ये मुझे कह रहा है फायरबेस CLI लॉगिन। तो मैं पीछे जाऊंगा तो यहाँ भी लिखा हुआ आ गया है सक्सेस। इसका मतलब है कि आपने फायरबेस डाउनलोड कर लिया और आपने फायरबेस अपने पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फोल्डर्स में जाएं और लेट्स से कि आप यहाँ पे न्यू फोल्डर बना दें। मैं इसका नाम रख देता हूँ फायरबेस डिप्लॉय। इस फायरबेस डिप्लॉय खाली बिल्कुल फोल्डर है, इसके अंदर मैं आऊंगा, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा। ये बात सबको समझ आ रही है मैंने इस फोल्डर में क्यों खोला? क्योंकि अब ये यहाँ पे जो भी काम हो इसके अंदर हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता भी लग रहा है कि मैं आपके फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर होगा फायरबेस इनिट। फायरबेस इनिट का मतलब है फायरबेस इनिशियलाइजेशन, कि मैं फायरबेस को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। ये फोल्डर के अंदर CMD कैसे खोलेंगे दोबारा? हाँ एक मिनट ये आने दे। ठीक है, तो उनका एक सवाल है छोटा सा, वो कह रहे हैं कि इधर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोला। ये बहुत आसान होता है, आपको जिस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है उसके ये जो ऊपर एड्रेस आ रहा होता है, अच्छा इसको अंग्रेजी जबान में ब्रेड क्रम्ब कहते हैं। मुझे नहीं पता इसको ब्रेड क्रम्ब क्यों कहते हैं, ब्रेड का नाम इधर क्यों आया हुआ है। ये जो पूरी चीज होती है ना, तो दिस PC डेस्कटॉप डेटा वेब इन द, उसके बाद फायरबेस डिप्लॉय, इसको ब्रेड क्रम्ब कहा जाता है। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट सिंपली लिख दें CMD लिख के आप एंटर दबाएंगे तो ये इसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा। जिनको नहीं पता भाई उनके लिए था। अब हम अपने वाले में वापस आते हैं। ये देखिए हर स्टेप पे ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, क्योंकि डिप्लॉय कौन करवा रहा है, आप, सही है। तो आप उसे बेहतर बता सकते हो कि क्या करना है, वो खुद से तो कुछ नहीं कर देगा। तो सबसे पहले मैंने कमांड कौन सी चलाई है, फायरबेस इनिट INIT। इनिट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना। तो यहाँ पे होता है आर यू रेडी टू प्रोसीड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में Y, ठीक है। अब ये जब मैंने कैपिटल में Y लिखा तो अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब ये वही आपसे पूछ रहा है कि भाई फायरबेस के बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं, तो कौन सी चाहिए। सबसे पहले ये कौन सी है, रियल टाइम, तो ब्लू में दिख रहा है या पीछे वालों को नहीं दिख रहा, ठीक है। ये सबसे पहले आपको ब्लू कलर में दिख रहा है रियल टाइम डेटाबेस। ये डेटाबेस इनका पहला फीचर है। उसके नीचे क्या लिखा है, फायर स्टोर। फायर स्टोर भी एक डेटाबेस है, लेकिन उसका थोड़ा तरीकेकार डिफरेंट है, जो कि गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया था जब ये फायरबेस कंपनी बनाई गई थी। तो ये इसके ऊपर बनाई गई थी जिसका नाम था रियल टाइम डेटाबेस। तो उसके बाद जब गूगल ने इसको खरीदा तो गूगल ने फायर स्टोर एक नए किस्म का डेटाबेस इसमें इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद है फंक्शंस। फंक्शंस एक बहुत जबरदस्त फीचर है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा खुद से स्टडी करें और खुद से आप पढ़ें तो आप फाइवर पे कमा सकते हैं इससे अच्छा खासा।
गूगल फंक्शंस देता है और AWS लैम्बडा के नाम से है, यानी अमेजॉन भी ये सर्विस देता है और गूगल भी। अगर आप दोनों में से कोई एक सीख लें, अगर आप एक सीखेंगे तो दूसरा आप सीख जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, काम दोनों का एक ही है। ये इसके आपके फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं इस पर्टिकुलर चीज के। आप फाइवर पे अगर आप कोई बनाता है उस पर लिख देता है AWS लैम्बडा, गूगल फंक्शंस, सर्वरलेस रेस्ट API, इसका बेसिकली नाम जो है सर्वरलेस रेस्ट API है। तो आप ये नाम लिख के आप कर दें फाइवर पे, तो इंशाल्लाह आपके पास प्रोजेक्ट आएंगे, क्योंकि उसके लोग बहुत कम है, ठीक है, और उसके काम है। लेकिन फ्रीलांसिंग में यही मसला है कि लोग आते हैं, वो अब आके लिख देते हैं कि जी फ्रंट एंड डेवलपर, HTML CSS डेवलपर। अब भाई HTML CSS तो पिछले 20 सालों से चली आ रही है, तो लोग बहुत हैं, तो फिर बच्चे थोड़े वो उनका मोरल डाउन हो जाता है, वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हम अपनी जगह कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब ये होता है कि आप छोटी कोई नीश को पकड़ें जहां पे लोग कम हैं। एक मैंने अभी बताई AWS लैम्बडा, गूगल फंक्शंस। एक है कि भाई आप आई विल कन्वर्ट एक्सेल इनटू वेब पेज, मतलब आपका एक्सेल में जो भी फंक्शन बने हुए हैं, जो भी आपका काम हुआ हुआ है ना, वो मैं आपको बदल के दे दूंगा किसमें, वेब पेज में। ये एक अलग काम है, आप इसको सर्च कीजिएगा फाइवर पे, आपको इसके काम मिलेगा। तीसरा काम है सिर्फ डिप्लॉयमेंट का। आई विल डिप्लॉय योर वेबसाइट ऑन गूगल, AWS, Heroku, DigitalOcean। ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट का। तो अब हालांकि ये इतने बड़े जो आप काम सीख रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसके छोटे छोटे पीसेस है, लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे पीसेस की फाइवर की गिग्स बनाएंगे ना, तो आपकी बिकेंगी। क्यों? क्योंकि उसके लोग कम होंगे। फुल स्टैक डेवलपर की तो गिग्स आपको बहुत मिलेंगी, फ्रंट एंड डेवलपर की बहुत मिलेंगी, बैक एंड डेवलपर की बहुत मिलेंगी, लेकिन खास तौर पर डिप्लॉयमेंट की कम मिलेंगी। AWS लैम्बडा की कम मिलेंगी, सर्वरलेस एप्स की कम मिलेंगी। ठीक है, आई विल डीबग योर CSS कोड, इसकी बहुत कम मिलेंगी। तो किसी छोटी जगह को पकड़ें और उसमें महारत कर लें, ताकि आप उसको जल्द से जल्द करें, तो उसको आपको प्रोजेक्ट भी बहुत मिलेंगे। मैंने खुद में जो फ्रीलांसिंग शुरू की थी, तो मेरा पहला काम ये होता था डिप्लॉयमेंट, जस्ट मैं कुछ नहीं करता था। AWS, गूगल, Heroku, DigitalOcean, ये 4 चीजों पे मैं डिप्लॉयमेंट करता था, और फाइवर की मेरी पहली आईडी इसी पे है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, होस्टिंग। हम होस्टिंग कर रहे हैं। अब होस्टिंग के आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होस्टिंग ऊपर वाला, एक होस्टिंग नीचे वाला। लेकिन आगे देखिए दोनों में थोड़ी लाइनें अलग हैं। होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग में ये चाहिए, सही है। नीचे वाला क्या कह रहा है, सेटअप गिटहब एक्शन डिप्लॉयज। अभी आप वहां ना जाए, हम कहां रहेंगे, कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग। जब आप इसको एंटर दबाएंगे, तो एक मिनट, मेरे ये एक मिस्टेक हो गई। अच्छा, मुझे स्पेस बार दबाना था, मैंने एंटर दबा दिया, तो उसने प्रोसेस कैंसिल कर दिया। तो अब हम दोबारा ऊपर जाएंगे और ये काम करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप बस फायरबेस एडिट करें दोबारा, और आपका ये प्रोसेस दोबारा चालू हो जाएगा। ये गलती मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं सीखता कि जब सिलेक्शन आपको करनी है तो आपको स्पेस बार दबाना है। मैं दोबारा नीचे आता हूँ, ये मेरा होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग। आपने स्पेस बार दबाया, वहां पे स्टार आ गया ग्रीन कलर का। तो ये बेसिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों है, अंदर से भी हो सकता था। चलो, मैंने एंटर दबाया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन, कह रहा है यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सबसे मैंने शुरुआत ही किस बात से की थी, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। याद है, फायरबेस की वेबसाइट पे हम गए थे, एक नया प्रोजेक्ट बनाया था, इसी वजह से किया था, तो हमें यहां से ना बनाना पड़े। वहां पे तो खूबसूरत सी वेबसाइट थी, नाम वाम लिखा, प्रोजेक्ट बन गया। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट किया, आप खामखा फंस जाओगे। तो यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, आप इधर एंटर मारो, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम ढूंढ के लाएगा। हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, कौन सा, माई फर्स्ट वेबसाइट, जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है। तो मैं इसको दोबारा एंटर मारूंगा। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू यूज योर पब्लिक डायरेक्टरी। आप जस्ट एंटर दबा दें, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज है। वो मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज, रीराइट ऑल URLs टू index.html। याद है मैं बार बार कहता था कि कोई भी HTML फाइल बनाओ तो पहली फाइल कौन सी बनाओ,
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। देखिए ये आपको स्टैंडर्ड बता रहा है वो कि भाई मैं सारी जो यूआरएल है वो कहाँ पे भेजूंगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो आप यहाँ पे वाई लिखेंगे, ये जरूर भूलिएगा, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो एंटर जल्दी जल्दी मारते हुए जाते हैं, तो इधर एंटर नहीं मारना है। आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो ये नो सिलेक्ट हो जाएगा। ये मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एन कैपिटल ही आया है, इसका मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट एन को सिलेक्ट करता है। सही है, तो मैंने वाई लिखा और मैंने एंटर कर दिया। अब ये कह रहे हैं सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड एंड डिप्लॉयज विद गिटहब, मैं कहूंगा नो एन, तो चलिए कैपिटल कर लेते हैं, एन भी सिलेक्ट कर लेगा, कोई इशू नहीं है, तो अच्छी बात है। ये मुझे क्या कह रहा है, फाइल बेस्ड इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। अब देखते हैं क्या फर्क हुआ, पीछे जाते हैं। तो कुछ जादू हुआ, फिर हमारे पास कुछ फाइलें बन के आ गई, ठीक है। अब ये जो फाइलें बन के आई हैं हमने नहीं बनाई, ये किससे बनाई है, फाइल बेस ने, लेकिन बहुत से किया बना ली। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक सारा जो काम है वो बन के आ गया। देखते हैं कि सिंटैक्स डॉट एचटीएमएल में क्या बना हुआ है। तो ये फायरबेस ने अपनी तरफ से एक छोटा सा पेज आपको बना के दे दिया है कि भाई ये देख लो, मैंने मतलब कुछ ना कुछ तो बनाया है। अब खाली पेज बना देता तो अच्छा नहीं लगता, तो उसने दे दिया है कि ओपन हाउसिंग डॉक्यूमेंटेशन फायरबेस वेब पेज है, जैसे आप एचटीएमएल सीएसएस बनाते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो हम आपको दिखा देते हैं। तो हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोलते हैं। तो जी ये गूगल वालों की कोडिंग है, इसको देख के बताइएगा मत। तो ये इन्होंने इनलाइन सीएसएस लिखी हुई है यहाँ पे, और ये सारा इन्होंने एचटीएमएल का काम किया है, और ये जावास्क्रिप्ट का काम है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज से कोई 1 महीना बाद इंशाल्लाह आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो ये एचटीएमएल की फाइल इन्होंने हमें दे दी है कि भाई इसको टेस्ट के लिए आप डिप्लॉय करके देख लो। सही है। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर मुझे अपनी एचटीएमएल की फाइल डिप्लॉय करानी है तो मैं सिर्फ index.html को डिलीट करके यहाँ पे क्या रख दूंगा, अपनी index.html, जितना भी सेम नाम होना चाहिए index.html, वरना वो रीड नहीं करेगा। अगर इंडेक्स आई भी आपने कैपिटल लिख दिया तो रीड नहीं करेगा। तो इससे ज्यादा सेफ साइड क्या होता है कि आप किसी और नाम से यहाँ पे अपनी फाइल सेव करा लें, और उसको इसका जो रीनेम है उसको रीनेम करके इसका फाइल नेम पूरा का पूरा कॉपी कर लें और उसको वहां जाके पेस्ट कर लें, ताकि आपको कोई गपला ना हो, मसला ना हो। तो यहाँ पे अब आप वापस आओ। अब फाइनल स्टेप क्या होगा, अभी तक मेरी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई है, फाइलबेस स्टार्ट हो गया एक तरह से, उसका मेरे पास फाइलें मिल गई हैं, लेकिन अभी भी मुझे कोई यूआरएल नहीं मिला है जहां पे मैं जाके इसको चेक कर सकूं। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, अभी हम कुछ भी इसमें चेंज नहीं करते, डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं, फायरबेस डिप्लॉय। ठीक है, फायरबेस डिप्लॉय हमने लिख दिया, हमने एंटर मारा। तो अब देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा। कमांड से ही हो सकता है। हाँ, ये कमांड से ही होता है। सही है। तो ये मेरे पास एक एरर आ गया। अब वो एरर क्यों आया, वो एरर इसलिए आया कि ये देखो सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, मैं गलत जगह पे खड़ा हूँ। देख कैसे खड़ा हुआ गलत जगह, मुझे समझ में नहीं आई। ये अभी तो फाइल सिलेक्ट करके आए थे हम लोग, तो अभी हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। फायरबेस डिप्लॉय कहाँ लिख रहा है, वो बेसिकली वहां पे लिख रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फायरबेस डिप्लॉय एंटर। तो इसने आपकी जो फाइल्स है उसको पहचान लिया, ये आगे का काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप नीचे नीचे देखेंगे तो ये आपको इसने क्या दे दी है, आपकी होस्टिंग यूआरएल। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो होस्टिंग यूआरएल आपके प्रोजेक्ट के नाम पे बड़ा डिपेंड करती है। हमने प्रोजेक्ट का जो नाम देंगे, इसकी जो यूआरएल आएगी वो वही आएगी। अब मैंने क्या लिखी थी, माय फर्स्ट वेबसाइट, इसे जानबूझ के 2510 ई इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये पहले से किसी और ने भी यूज किया हुआ होगा। उसने मेरी यूआरएल को यूनिक बनाने के लिए
उसको कुछ ऐसे ही कोई अनशन नाम दे दिया है। लेकिन चलो हम पीछे जाते हैं, इसको बंद करते हैं और हम अपनी URL इधर पेस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। हो सकता है भाई, आजकल कौन किस पे भरोसा करता है। CMD पे आते हैं, तो अब फर्ज करें कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस पे कोई भी तब्दीली करूं। सही है, इमरान खान वाली तब्दीली नहीं, सच्ची वाली तब्दीली। तो पब्लिक इंडेक्स डॉट HTML, तो पीडीएफ वाला तो नहीं है, पता लगा बाहर से मुझे उठा लिया। हो भी टेंशन नहीं है यार, बस उठाना मत। स्क्रिप्ट ये रहा है, वेलकम। अब यहाँ पे HTTPS में लिखा हुआ है क्या, वेलकम। यहाँ पे वेलकम वेब एंड ऐप बैच टू स्टूडेंट्स। तो मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी और मैंने सेव कर दिया। अब मुझे ये दोबारा से डिप्लॉय करना है क्योंकि मैंने चेंजिंग की। अब ये चेंजिंग कहाँ पर है, ये मेरे कंप्यूटर में है, तो मुझे इसको फायरबेस पे डिप्लॉय करना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, फायरबेस दोबारा डिप्लॉय, सेम कमांड है, मैं दोबारा चला दूंगा, फायरबेस डिप्लॉय, एंटर मारते हैं। तो हमने एंटर कर दिया, आप देखते हैं क्या करता है, कुछ ना कुछ तो करेगा। सॉरी, वो मेरी क्लास भी चल रही है नीचे, तो मैं सुन नहीं रहा, वो अलग बात है। तो डिप्लॉइंग वेबसाइट हाँ हो गया। हम पीछे जाते हैं और कहाँ गया, इसको हम रिलोड करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमने जो वहां पे चेंजिंग की थी आपकी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये एक बार की मेहनत है, आप बस एक दफा मेहनत ये कर लेंगे तो आप इन्हीं फाइल में जो भी आप चेंजिंग करेंगे, जो भी आप अपडेट्स देंगे, आप अपडेट करेंगे, CMD खोलेंगे, फायरबेस डिप्लॉय, फिर दोबारा से चेंजेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, फायरबेस डिप्लॉय। सही है। अब देखिए इससे आपको क्या फायदा है, आपने मुझे अपनी लिंक दी है, मैंने आपको बोला यार ये वाली चीज सही नहीं लग रही, इसको बदल के ये कर दो, आप मुझे बोलेंगे सर बस 5 मिनट वेट करें, आप पीछे से उसमें चेंजिंग करेंगे, फायरबेस डिप्लॉय, आप बोलेंगे सर दोबारा चेक करें, मैं सेम लिंक पे दोबारा से क्लिक करूंगा, मुझे चेंजेस बाजे हो जाएंगे। आपको फाइल्स आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइल्स अपनी कहीं पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये फाइल्स कहाँ चली गई हैं, फायरबेस पर, वो आपकी फाइल्स होस्ट कर रहा है, उसने आपकी फाइल सेव करी हुई है। तो ये सारा डिप्लॉयमेंट का चक्कर है और इसके अल्हम्दुलिल्लाह $10 तकरीबन आपको मिलते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस आपने सीखा है, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप ये किसी को भी करके दें तो $10 जरूर लीजिएगा और $5 मुझे जरूर याद रखिएगा। तो इसमें देखें, अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसको आपको कहता है कि यार मेरे लिए मुझे वेबसाइट बना के दो, ठीक है, तो अब आप उसको वेबसाइट बना के डिप्लॉय करके उसको लिंक भेजें। सही है, फाइलों वाला जमाना गया है, आप उसको लिंक भेजें, बोलेंगे भाई इसको अपने मोबाइल पे चेक कर लो, अपने मोबाइल पे सेम लिंक खोले, आपको मोबाइल पे खुल जाएगा, टैबलेट, लैपटॉप, जहां भी खोलना चाहें। सही है, तो जो भी आज के बाद आप असाइनमेंट्स बनाएंगे वो आप कहाँ से भेजेंगे, फायरबेस डिप्लॉय। मैं फाइल्स रिसीव नहीं करूंगा, मैं गूगल ड्राइव से कोई चीज नहीं देखूंगा, मैं कोई वीडियो नहीं देखूंगा, आप मुझे क्या देंगे, एक लिंक। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी इंशाल्लाह आपके बहुत ज्यादा रहते हैं असाइनमेंट, जावास्क्रिप्ट के रहते हैं, रिएक्ट के रहते हैं, तो तब तक तो आप इसको डिप्लॉय कर करके ऐसी चीजें हो जाएगी कि रात को भी खा के कोई बोलेगा डिप्लॉय करके, तो आप डिप्लॉय कर दोगे। ठीक है, बहुत आसान चीज है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा मसला होता है। अभी आप घर जाएंगे तो मैंने तो फ्लॉलेस कर लिया, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत दफा किया है, तो मुझे पता लगे कहाँ पे कौन से मसले मसाइल होते हैं, तो मैं घबराया नहीं। तो चलो नहीं बोलते तो उसका ये है कि आपको थोड़ी घबराहट होगी यार पता नहीं क्या हो गया, तो आप थोड़ा दोबारा से वीडियो देखें और उसको फॉलो करें। मैं यहाँ होता ही होता हूँ, अगर किसी का मसला होता है तो फिर आप क्लास वाले दिन, क्लास के बाद, क्लास में सी बात है, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं यार ये मसला हो रहा है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ।
ठीक है, लेकिन इसको जरूर सीखिए, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। और ये बेसिकली जो चीज है ये फ्रंट एंड का पार्ट नहीं है, ये क्लाउड डेवलपमेंट का पार्ट है। जिन्होंने आईसी में पार्ट लिया है वो जानते हैं कि आईसी पूरा एक कोर्स करवा रहा है क्लाउड डेवलपमेंट के नाम से। क्लाउड डेवलपमेंट एक पूरी एक अलग साइंस है, लेकिन आपको इतना आना चाहिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर कि आप अपनी वेबसाइट उठा के कहीं पे डिप्लॉय कर दो। आप किसी के मोहताज ना रहो कि आपको क्लाउड वाला कोई ब्लैकमेल करेगा, मुझे 200-1500 रुपए दे दो, सही है। तो सीरियसली बता रहा हूँ, इसका यही रेट है, इतना लेते हैं लोग। और ये ऊपर से वो भी आपको कहाँ पे डिप्लॉय करके देते हैं, वो आपको डिप्लॉय करके देते हैं AWS पे। अब AWS पे क्या मसला होता है, वो आपको एक IP देता है, सही है, तो ये आपको ये नहीं देता। अब ये तो देखिए ये HTTPS है, HTTPS का मतलब क्या, लॉक नजर आ रहा है। जब आप नॉर्मली AWS पे डिप्लॉय करते हो तो आपको ना ये लॉक नजर आता है, ना ऐसा कोई डोमेन नजर आता है। आपको वो चीज देगा, वो देगा 3.144.67 आईपी एड्रेस जो आता है 69.167 ये है। हाँ, ये मेरा एक काम था कुछ टाइम पहले का, अभी बल्कि है आई थिंक 2 दिन पहले ये मैंने काम किया। तो ये इस बंदे की मैंने कहा डिप्लॉयमेंट की है AWS में, ठीक है। ये दिखने में बड़ा बकवास लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा काम हुआ है। ये इसको मजाक ना समझे, ये कहीं पे समझ लो बैटरी पड़ी हुई है, उसमें एक सर्किट लगा हुआ है, वो सर्किट सर्वर पर डेटा भेजता है, हम उस सर्वर पे डेटा को यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके घर में वो बैटरी पड़ी हुई है और वो सर्किट लगा हुआ है, वो दुनिया में कहीं भी बैठकर ये चेक कर सकता है कि उसके सोलर की पावर देने वाली जो बैटरी है वो कितनी चार्ज हुई है, अभी वो लाइट चली गई है, क्या हो रहा है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहेगी। तो ये थोड़ी कुछ यूज केसेस है, लेकिन मैंने क्यों इसको AWS पे भेजा। अब हर चीज का कोई फायदा और कुछ नुकसान होता है, ये आप डिसाइड करते हो कि आप कौन सी चीज चूज करोगे। फायरबेस का ये मसला है कि फायरबेस में आपका टोटल कंट्रोल नहीं होता। आपने वेबसाइट बनाई, index.html बनाई, उसको भेज दी, उसने डिप्लॉय कर दी। जहां पे आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है, अब जैसे कि ये जो वेबसाइट है ना, ये पीछे से डेटाबेस से डेटा उठाती है, सर्वर है जो उस सर्किट से डेटा उठाता है, तो बहुत बड़ा पीछे प्रोग्राम है जो पीछे इसके चल रहा है, सही है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये 10% है जो टोटल काम इसके पीछे हुआ है, वो ज्यादा है। तो अब वो मैं कहाँ करता, मेरी ये जरूरत थी, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, AWS। क्योंकि AWS जो है वो एक कंप्यूटर है, वो पूरा का पूरा एक कंप्यूटर होता है जो कि आपका कहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि टोटल कंप्यूटर है तो आप उसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल कर दो, ये आपके ऊपर है। जिस तरीके से ये मेरा कंप्यूटर है, वो वैसे मेरा वो आपका क्लाउड पे पड़ा हुआ है। जैसे की बात है कि AWS आपको विंडोज इंस्टेंस भी देता है, यानी विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर को जब आप लॉग इन होते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो पूरी की पूरी एक विंडोज होती है, पूरी विंडोज 10 खुल के आ जाती है। उस विंडोज 10 में आप कुछ भी इंस्टॉल करें, कुछ भी करें, वो वहां सर्वर पे हो रहा होता है। तो नॉर्मली जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो बहुत हैवी होती है, हमारे लैपटॉप्स इतने अच्छे नहीं होते कि हम उसको अपने कंप्यूटर पे करें। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि क्लाइंट को बोल देते हैं कि यार मुझे एक इंस्टेंस लेके दे दो, एक सर्वर लेके दे दो AWS का। तो हम जो सारा प्रोग्राम बनाते हैं वो अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं, लेकिन उसको डिप्लॉय कर देते हैं वहां पे AWS पे, और उसको वहां पे प्रोसेस चलवा देते हैं ताकि वो हमारी रैम ना खाए, वहां पे खाए। तो अब वहां पे तो भाई आपको जो अब तक की मैंने सबसे ज्यादा रैम उठाई हुई है वो है 256 GB। अब 256 GB, अब 256 GB आप जरा अंदाजा लगाएं कि मैं यहाँ पे खरीदना जाता तो मेरे क्या हाल हो जाते। तो ऐसी जरूरत हो जाती है। 72 कोर CPU हमें चाहिए था और 256 GB रैम चाहिए थी। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल था, उसको हमें चलाना था, और 1 महीने में लगभग जो हमारा वो क्लाइंट था उसको $800 का टीका लगा था सर्विस की वजह से। लेकिन वो बहुत सस्ता है, क्यों, क्योंकि $800 1 महीने में हमारा काम हो गया। अगर मैं ये खरीदने जाता तो हमारे तकरीबन कोई $1500-2000 लग जाते, इतना सामान आता। लेकिन अब एक दफा काम हो गया, अब मैं उसको कहाँ करूँ। वो तो चलो एक दफा हुआ जो हुआ खत्म हुआ। खैर, अब हम वापस आते हैं, लेक्चर थोड़ा आगे पीछे चला गया, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अब ये चीज आपकी रिकॉर्डेड है, आपने इसको देख भी लिया है। आप इसको घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना आप ये भूल जाएंगे, और आप भूल गए तो आप बोलेंगे कि हमें दोबारा करना है, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ लें कि एक्स्ट्रा था जो कि फर्स्ट बैच को भी करवाया गया, तो आप लोगों का भी हक बनता है फिर, तो इस वजह से ये आपको भी सिखा दिया।
इसके बाद आप लोगों की दो चीज़ें और हैं जो अगेन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मैं करवाऊंगा क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग में आपको बहुत हेल्प करती है। वो एक गिटहब है, ठीक है, गिटहब मैंने ही करवाया आपको। एक आप लोगों को गिटहब करवानी है और उसके बाद आपकी एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बनवानी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपको हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। अब लिंक्डइन की आईडी क्यों? क्योंकि अब आप जो आपको ज़्यादा आजकल काम मिलता है, जो कंपनी आपको हायर वगैरह करती है वो लिंक्डइन के थ्रू ज़्यादा करती हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट बैच का एक स्टूडेंट है, उसने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई थी, उसको ऑनलाइन ऑफर आ गई थी कि फ्रंट एंड डेवलपर पे काम करो। तो लिंक्डइन बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन लिंक्डइन में ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसकी कुछ टेक्निकें हैं। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी में, अब तक मैं लिखूँ क्या? तो उसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर किसी ने पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर हाउसेस खोले हुए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो किसी की अपनी पहुंच है। तो एक मिनट, फुल स्टैक तो मेरे ख्याल से मैं इतना मशहूर नहीं हूँ अभी तक, गूगल मुझे नहीं पहचान रहा। आई थिंक पहचान लिया, यही है, हाँ यही है। ये क्या, साइन इन करना लाजमी होता है? चलो जी, लिंक्डइन डाउन है इस वक्त, अगर आ रहा है कि 504 भी खुल गई। तो जी ये मेरी प्रोफाइल है, तो आप लोग इसको एज ए रेफरेंस भी देख सकते हैं, और इसको आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और उसमें कैसे कैसे डिस्क्रिप्शंस लिखनी चाहिए। और ये हैं हमारे जो लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। तो आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स होता है उसको एक दिन में ख़त्म कर दें और उसको यहाँ पे चिपका दें, लेकिन आपकी ये जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है इसको ये बेटर बना देता है, बहुत अच्छा बना देता है। सॉरी, चेक कर रहा था नीचे माइक तो नहीं खुल गया। तो ये चीज़ है, इसको आप थोड़ा देखिएगा। आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल ज़रूर होनी चाहिए। आपका जितना भी प्रोफाइल पुरानी होती जाती है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है, और जो आपसे मिलते जुलते लोग हैं उनको ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर लिख दीजिए सर्च पे, जो आपको कराची में फुल स्टैक डेवलपर मिले उनको ऐड करते जाएं। उसके बाद लिखिएगा सीईओ, तो जो कंपनी के सीईओ हैं उनको ऐड अप करते जाइएगा। लेकिन सीईओ जो होते हैं बड़ी मुश्किल से वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप साइड में आप नोट लगा दीजिएगा कि क्या बेहतरीन प्रोफाइल है आपकी, आपके जैसा तो कोई जिंदगी में बंदा ही नहीं देखा, और मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप मुझे ऐड करेंगे, तो वो ज़रूर ऐड करेगा। तो आपके पास ऐसे कोई 50-60 सीईओ जब ऐड अप हो जाएंगे ना, तो आपके एचआर डिपार्टमेंट वाले फिर आपके पास खुद आएंगे, क्योंकि वो कनेक्शन से फिर कनेक्शन बनता है। सही है, क्योंकि लिंक्डइन चलता ही कनेक्शंस पर है। फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, वहां पे एक पूरा एक पूल होता है। ये पहले आपको हमेशा वो बंदे रेफर करता है जो आपके कनेक्शंस के कनेक्शन है, लेकिन आपके कनेक्शन नहीं है, तो उनको भी और आपको भी। तो इस तरीके से आपको एचआर वालों की रिक्वेस्ट आने लग जाएंगी। तो आप जब एक जगह पे पहुंचेंगे, अभी मेरे पास 1000 कनेक्शंस हैं, 1000 लोग के साथ में कनेक्टेड हो, इसको जल्दी जल्दी करें। आई थिंक इसका एक वीक में है कोई 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेजने की पाबंदी होती है। शुरू में तो आप हर वक्त लगाते जाएं 50-50-50, 500 जब आप क्रॉस करते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी जो है एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है। ये कुछ टेक्निक्स हैं, और कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप ऊपर क्या लिखते हैं। इधर मैंने अपना बहुत शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि फुल स्टैक डेवलपर हूँ मैं, उसके बाद मैंने लिखा है मैं एक एआई स्पेशलिस्ट हूँ, उसके बाद डेव ऑप्स,
बिल्कुल आता है, अभी मैंने आपको वो होस्टिंग पढ़ाई है। उसके बाद है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग को आप नहीं जानते, लेकिन ये एक बहुत अच्छी साइंस है। अगर आप में से कोई किसी को टाइम मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है, और ये अच्छी खासी इसकी जॉब्स आती हैं। तो उसके बाद ये अबाउट सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये डिसाइड करता है कि आपको किस तरह के लोगों को ये लिंक्डइन रेफर करता है। इसका एक और फायदा ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो क्या कहती हैं लिंक्डइन को कि हमें टेंशन नहीं पालनी। वो एक उनका जॉब डिस्क्रिप्शन उसको दे देती हैं, बोलती हैं कि भाई जिसके कीवर्ड इससे मैच हो रहे हैं ना, उनको रिक्वेस्ट भेज दो कि हमें उन्हें हायर करना है। तो इस तरीके से भी हायरिंग होती है। लिंक्डइन ये एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब थोड़ा बहुत जहाँ पे आप एक्सपीरियंस हो जाए तो आप 2-3 यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा कि फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यूज। उसके 2-3 वीडियोस देखने के बाद, थोड़ी अपनी नॉलेज पक्की करने के बाद, आप यहाँ पे अप्लाई जॉब अप्लाई करते रहे। 1-2 इंटरव्यूज आपके हो जाए, क्योंकि आजकल ना ऑनलाइन पहला इंटरव्यू होता है, तो आपके इंटरव्यूज जो है ऑनलाइन हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा एक आइडिया होगा कि इंडस्ट्री पहले वाले इंटरव्यू में तो आपको बहुत अच्छा खासा वो सुनाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, क्योंकि वो बोलेंगे यार तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता। ये मैंने खासतौर पर पाकिस्तानी इंटरव्यूज में मैंने ये चीज़ नोट की है। तो आपको बड़ा वो घसीटेंगे कि ये बताओ वो बताओ, जानबूझ के ऐसे सवाल करेंगे जैसे आप उनको पता है कि आपको नहीं पता होगा। जैसे जावास्क्रिप्ट के कोई टेक्निकल सवाल हो गए, इनकैप्सुलेशन कैसे करोगे, ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, इनहेरिटेंस कैसे बनेगी, क्लास के बारे में कितना जानते हो। तो वो जानबूझ के आपको, मैंने देखा है कि वो पाकिस्तानी इंटरव्यूअर्स जो हैं वो आपको डाउनग्रेड करते हैं। उसके पीछे उसकी वजह ये होती है कि वो आपको सैलरी कम देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे फील करा देते हैं कि आपको 2 रुपये भी नहीं मिलने चाहिए। फिर आप बोलते हो कि चलो यार 15,000 ही दे दो, टेंशन नहीं, कोई नहीं। तो ये उनकी टेक्निक होती है। तो अगर आपका कभी आपकी अम्मी को बोले कि दुआएं करें आपके लिए, तो आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो अगर इंटरनेशनल अगर कोई इंटरव्यू हो गया तो आप ये फील करेंगे कि बहुत फर्क होता है। ये लोग आपसे पूछते हैं कि जावा की बुक नंबर 256 पे ये वाली डेफिनेशन थी, वो बताओ। पाकिस्तानी इंटरव्यू कुछ ऐसा होता है। जो इंटरनेशनल इंटरव्यू होता है वो आपको बोलता है कि यार ये मेरा काम है, कितने दिन में करोगे, कितने का करोगे, खत्म। उसके सवाल ही 2 होते हैं, बस आपको इसकी का जवाब देना है। वो इसी के जवाब पे आप ये डिसाइड करता है कि आपको काम देना है कि नहीं। ठीक है, तो इतना फर्क होता है। तो उनके काम हो जाते हैं, हमारी कंपनी के काम रुक जाते हैं। तो फिर भी हमारी कंपनी वाले नहीं सीखते, क्योंकि वो पैसे बचाते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी आपकी इंडस्ट्री की रियलिटी चेक है कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। इसके बाद अब हम, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, लेकिन ये ज़रूरी था, ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई क्लास मैंने जानबूझ के इधर उधर कर दी। मैं सोच रहा था आपको CSS ख़त्म करवाने से पहले ये कोर्स कराऊं फायरबेस का, या आज ही कराऊं। उसकी वजह ये थी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, और वो वेबसाइट्स बना रहे हैं लेकिन उनकी वेबसाइट जो है वो अपने कंप्यूटर्स में, तो वो समझ लें उनकी वेबसाइट ज़ाया हो रही है। अगर वो एक न्यू प्रोजेक्ट बना के उस पर डिप्लॉय कर देंगे ना, तो वो उनका पोर्टफोलियो बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो अभी से आपका जब पोर्टफोलियो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स खत्म कर लेंगे और आपके पास 4-5 वेबसाइट्स आपकी बनी हुई होंगी पोर्टफोलियो में, आपको बहुत हेल्प होगी फ्रीलांसिंग में भी और कहीं काम पकड़ने में भी। फिर पोर्टफोलियो के बगैर आपको कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि आपने बनाया क्या है। उसको जब लिंक भेजेंगे तो उस पर पहला इम्पैक्ट जो आएगा कि यार चलो ये बंदा फ्रंट एंड डेवलपर है, लेकिन इसने डिप्लॉयमेंट की हुई है। दूसरा उसको इम्पैक्ट आएगा कि आपने जो लाइव जाहिर सी बात है वेबसाइट भेजी वो कैसी दिख रही है। वो 2 चीज़ें टेस्ट करेगा, एक तो अपने कंप्यूटर पे और दूसरा अपने मोबाइल पे। तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक हो जाएगी और आपका कोड भी चेक हो जाएगा। बेसिकली आज की क्लास का जो मोटो था, तो कि आई थिंक अब कल ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। तो आज की क्लास का जो मुद्दा है वो है फ्लैक्स बॉक्सेस। किसी ने नाम सुना है पहले? देखिए, फ्लैक्स बॉक्स रिलेटिवली न्यू एक प्रॉपर्टी है, CSS प्रॉपर्टी है, लेकिन ये समझ लें पूरा एक कोर्स है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि फ्लैक्स ट्यूटोरियल, तो आपको पूरे 15-20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो सिर्फ फ्लैक्स की मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि फ्लैक्स पूरा एक सिस्टम है जो कि इस्तेमाल होता है अलाइनमेंट के लिए। तो आप अलाइनमेंट कैसे करते थे?
आप अलाइनमेंट स्लॉट लगाते थे, डिस्प्ले इन ब्लॉक करते थे, इन ब्लॉक का मतलब इनलाइन ब्लॉक, तो आप इनलाइन ब्लॉक करते थे और उसके बाद फ्लोट लगा देते, फ्लोट आपकी तबाही मचा देता था। फिर आप उसमें क्लियर की कमांड इस्तेमाल करते थे, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल जो जिन बच्चों ने शायद फ्लोट इस्तेमाल किया उन्होंने शायद ये प्रॉपर्टी देखी हो अपने कोड में कि जब आप फ्लोट लगाते हैं, आप जिस एलिमेंट में फ्लोट लगाएंगे तो जो उसके बाद वाला एलिमेंट होता है वो भी इनलाइन बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये मसला आप डील करेंगे। तो वो उसके बाद वाला एलिमेंट होता है, आपको इधर लगाना पड़ता है क्लियर ऑल कि भाई इस पे फ्लोट नहीं लगाना है। पता नहीं क्यों सीएसएस वालों ने ये काम किया हुआ है, लेकिन उन्होंने किया हुआ है। जब भी आप फ्लोट लगाते हो तो उसके सेकंड नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको आपको क्लियर ऑल लगाना पड़ता है ताकि उससे आगे फ्लोट ना जाए। जैसे फ्लोट हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके बाद जो ये बहुत मसले होते थे, कौन से मसले? एक चीज को यहाँ रखना है, दूसरी चीज को यहाँ रखना है, दो चीजों को बीच में रखना है, ठीक है। ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं, आसान हो जाए। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का मेरा क्या मतलब है? कि जैसे अब एक ये वेबसाइट है, ठीक है, आप इस वेबसाइट में जरा भी गौर करें कि ये पूरा एक सेक्शन एक तरफ है और इसके बराबर में ये पूरा एक सेक्शन है, इसके नीचे एक और ये सेक्शन है, फिर इसके नीचे एक और सेक्शन है, एंड सो ऑन। तो हर वेबसाइट में आपको ये सेक्शंस दिखते हैं कि एक ये है, ये है, ये है। इसको हम बेसिकली रो एंड कॉलम सेटअप कहते हैं। एक रो होती है, इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। ये बात सबको देखकर बिल्कुल नोट किया कभी है। एक रो एंड कॉलम का आपको सेटअप मिलता है ज्यादातर वेबसाइट्स में।
तो ये सारा काम हम करते कैसे हैं? जैसे कि हमारे पास एक केस है, एक पेरेंट हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, पहले काम करते हैं कि हम बॉक्स वन का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो हम दे देते हैं ब्लू, और उसकी विड्थ हम कर देते हैं 100%। ठीक है, क्या ये दिखेगा? ये बॉक्स हमें दिखेगा कि नहीं? दिखेगा, पक्की बात है, देख लेते हैं यार। तो क्यों नहीं दिखा? किसी को समझ आई बात? पहले समझ क्यों नहीं आता भाई? ठीक है, तो अभी हमें दिख रहा है कि बड़े बेहतरीन से 2 डब्बे बन गए, और दोनों डब्बे भी वैसे ही काम करें जिससे उसको हमको करना चाहिए। तो पहला डब्बा और नीचे वाला दूसरा डब्बा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लोग एक ही लाइन में आ जाए। इसके लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। लेकिन जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है उसमें ऑप्शन बहुत कम है। अब जब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं वो बराबर में आ जाते हैं, उसके बाद आप लोग मार्जिन से उनकी सेटिंग्स बनाते रहते हैं। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है। डॉट कंटेनर कौन सा है ये याद है? ये पेरेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? पेरेंट है। बट पेरेंट में डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप सबको याद है, इनलाइन ब्लॉक नन, यहीं से होता है। इसको मैं एक प्रॉपर्टी देता हूं, उसका नाम क्या है? फ्लेक्स। तो देखिए क्या हुआ, इसमें दोनों डिव को एक ही रॉ में या एक ही लाइन में वो लेकर आ गया। इसका पहला काम, सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट और सबसे पहला काम है वो क्या है? तो वो 2 बॉक्सेस को बराबर ले आता है। ये बात समझ आ रही है? नहीं करता है, आप कहीं पे कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, समझ नहीं सकता फ्लैक्स काम ना करे। फ्लैक्स सबसे आसान है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है, और इसको कंट्रोल करना काफी हद तक आसान है। ये पेरेंट पे लगाना है, ठीक है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का पहला हमने काम तो देखा कि हमने इसको एक जगह पे फिक्स कर दिया। लेकिन अगर एक काम हो कि इसका जो विड्थ है, विड्थ हम दे दें 300 पिक्सल्स, और यहां पे भी हम दे दें 300 पिक्सल्स। दोनों बॉक्सेस तो आ रहे हैं, दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं वो लेफ्ट की तरफ है। तो इन पे अब जो भी हम बातें करेंगे, जो भी हम प्रॉपर्टीज अब इस्तेमाल करेंगे, वो किसकी प्रॉपर्टीज है? फ्लैक्स की। जब तक आप डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाएंगे वो प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेंगी। और डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने का तरीका है, वो तरीका क्या है कि वो कहाँ पे लगता है? पेरेंट पे लगता है। ये लिखना लाजमी है कि वो कहाँ लगेगा? पेरेंट पे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट पे लगाई जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज इसके चिल्ड्रन पे लगती हैं। ये आपको बात याद रखना लाजमी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी पेरेंट की है और कौन सी प्रॉपर्टीज चिल्ड्रन की है। इधर आगे अगर हम इसको कहते हैं, एक और प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट।
जस्टिफाई कंटेंट में कहाँ दे रहा हूं, अरेंज में। तो दोबारा कह रहा हूं, ये चीज याद रखना लाजमी है। उसके लिए हमारे पास एक है, पहली उसकी है स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। कोई फर्क आया, आता भी नहीं। दूसरा क्या है, ये दोनों बॉक्सेस सेंटर हो गए। अब देख रहे हैं ये फ्लैग्स है, आपने कोई मार्जिन नहीं दिया, कोई पैडिंग नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, और आप सारे के सारे बॉक्सेस को अपनी मर्जी के मुताबिक इधर उधर घुमा रहे हो, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव भी है, इसका सबसे बड़ा फीचर है क्या है, रिस्पॉन्सिव। उसी की वजह से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो भी आप अलाइनमेंट अब आज के आगे करेंगे वो किस पे करेंगे, फ्लैग्स। कोशिश करेंगे वो आप फ्लैग्स यूज करें। अच्छा, फ्लैग्स पे पाबंदी नहीं है, आप इन फ्लैग्स के अंदर ही फ्लैग्स दे सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो बॉक्स है, बॉक्स 1, तो इसके अंदर और 2 बॉक्सेस हैं। अगर इसको भी आपको अगर कोई हैंडल करना है तो इसको भी आप क्या लगा सकते हैं, फ्लैग्स। कोई पाबंदी नहीं है। अब हम देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट है और क्या क्या है। पहली कौन सी थी, स्टार्ट। दूसरी कौन सी, सेंटर। उसके बाद तो एंड कहां चला जाएगा, इस तरफ। इसके बाद हमारे पास एक और है, स्पेस इवनली। तो इसको लिख लें, ये भूल जाएंगे आप। अब स्पेस इवनली को देखते हैं हम क्या करते, क्या करता है। तो देखिए क्या हुआ है, इसके लेफ्ट राइट और सेंटर तो बराबर बराबर इसकी स्पेसिंग आ गई है। और ये जो है आपका कंटेंट जो है ये इवनली स्पेस्ड है। ये सेम प्रॉपर्टी है वो लगी हुई होती है जो भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पर। अब ई कॉमर्स वेबसाइट पर खोलते हैं, एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, तो एक ही लाइन में दिखता है और वो रिस्पॉन्सिव होता है। आप इसकी ब्राउजर उठा के ईमेल कीजिएगा, वो अपनी स्पेस के मुताबिक वो कंट्रोल होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो गया। आपने कोई पिक्सेल्स, कोई परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये फिर भी अगर आप इसको देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव। ये बात समझ आ रही है। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी लिखना है, ये थोड़ी काम आती है, फ्लैक्स रैप रैप। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि अगर आप देख रहे थे कि पहले जब मैं इसको छोटा कर रहा था तो ये आपस में चिपक जा रहे थे और छोटे हो जा रहे थे, सही है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिव बनाना था। लेकिन अब देखिए वो क्या है, वो कहाँ चला जा रहा है, नीचे, ठीक है। अगर ऐसा हो, मैं एक काम करूं कि मैं एक और बना लूं बॉक्स 3, ठीक है। अब बॉक्स 3 पे मैं कर देता हूं यहां पर एक और बॉक्स 3, ठीक है। और इसका कलर हम देते हैं कुछ ग्रीन कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे वो जब इसके पास स्पेस है तो उसने तीनों को एक साथ लिखा हुआ है। जब उसकी स्पेस शॉर्ट होने लगेगी तो एक को नीचे ले आएगा, उसके बाद अगर ज्यादा शॉर्ट होने लगेगी तो वो तीनों को एक लाइन में ले आएगा। ये वो सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट इस्तेमाल करती है, ठीक है। कि आप उसमें ये चीज देखते हैं, जब आप उसको छोटा बड़ा करेंगे तो एक लाइन में 2 प्रोडक्ट भी आ जाएंगी, ज्यादा बड़ा करेंगे 3 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, अगर बहुत छोटा करेंगे तो एक प्रोडक्ट आ जाएगी।
देखिए ये कैसा बेहतरीन फीचर है, लेकिन आपके कुछ कीवर्ड्स लगाने से आपको ये मिल गया है। सही है, तो ये डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टीज है। अभी हम जस्टिफाई कंटेंट की जो हमारी पूरी प्रॉपर्टीज हमने ये नहीं पढ़ी है, इसमें कुछ अभी रहती है। उसके बाद रिफ्लेक्स रैप, ये सबको समझ आया है किसके लिए रहा। अगर मैं इसको कहता हूँ नो रैप, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक ही लाइन में क्या लगाया तो ऐसे मतलब, हाँ वो डिफॉल्ट है, नो रैप डिफॉल्ट है, वो दिखाने के लिए क्या हो रहा है। अब रैप लगाया, मैंने नहीं लगाया था, मैंने जानबूझ के लगाया, ये मुझे चाहिए था। एक काम कर लेते हैं कि हम लोग अब बेटर है नहीं, तो मैंने डिव को थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे दिया, पहले चिपक चिपक के आ रहे थे। सेट है, तो ये तो खैर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे भी आप इसको हैंडल करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है कि भाई आपको बेसिक्स होता है ना। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, और एक वेबसाइट बनाएंगे और समझ लेंगे जब आपका ये जो फ्लैग्स है ये इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज की आखिरी प्रॉपर्टीज में से कोई एक है। अब ये फ्लैग्स समझ लें कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में, यानी जो कल है, इसको हम एंड अप कर लें, ताकि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपकी एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट हो जाए। आपकी वेबसाइट बनाना स्टार्ट हो जाएगी, आप एक वेबसाइट का पूरा असाइनमेंट करेंगे, उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी तो इतना रखते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गया। फायरबेस और ये फ्लैग्स की अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इसको हम लोग कल दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फायरबेस पूरा चल के आया उसके बाद ये तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, तो कल इसको हम दोबारा देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट है। तो आज तक इतना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और कल जो आपका असाइनमेंट था वो जरूर लेकर आइएगा। कोशिश कीजिएगा अगर आप फायरबेस पे डिप्लॉय करके आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना इस वीक के लिए फिर भी माफी है, अगले वीक में फिर आपको लाजमी फायरबेस पे अपलोड करना है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जितने कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे भी आपको फायरबेस मिल जाएगा, क्योंकि सर्च पहचानों में काम किया हुआ होगा, लेकिन मेंटेनेंस होती रहती है तो ज़्यादातर नॉर्मली दोबारा से विंडोज़ कर देते हैं, तो हो सकता है कि ना भी हो, तो आप दोबारा इंस्टॉल कर लें आप लोगों को जब आता है। तो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह।